नमस्ते। मैं डॉक्टर वंदना गोविल, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद से। आज हम बीए पार्ट 3 पेपर सेकंड में यानी भारत के भूगोल में भारतीय मानसून की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय मानसून, हम जानते हैं कि भारत की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं, क्योंकि भारत का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए इसे उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसलिए कि वर्षा जो होती है, भारत में जो वर्षा होती है वो मानसून के द्वारा होती है, चाहे दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा या उत्तर पश्चिमी मानसून के द्वारा। 90% भारतीय वर्षा इन मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। मानसून से क्या अभिप्राय है? मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, और ये 6 महीने स्थल से जल की ओर और 6 महीने जल से स्थल की ओर चलने वाली पवनें हैं, जिनके द्वारा भारत में वर्षा होती है। मानसून की उत्पत्ति की संकल्पनाएं। वास्तव में मानसून की उत्पत्ति के बारे में कई संकल्पनाएं प्रचलित हैं, जिनमें तापीय और गतिक कारकों से जो संबंधित हैं। मानसून की उत्पत्ति में तापमान में स्थानिक और कालिक भिन्नता या गतिक कारक यानी हवा का ऊपर उठना या नीचे बैठना या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन या सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में परिभ्रमण या कोरियोलिस बल या ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण आदि आते हैं। पहला हम लेते हैं मानसून की उत्पत्ति की तापीय संकल्पना यानी थर्मल कंसेप्ट। मानसून की उत्पत्ति की तापीय संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन हेले ने 1686 ईस्वी में किया था। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित तापीय संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति का एकमात्र कारण स्थल और जल का विन्यास तथा उसका अलग अलग ढंग से गर्म और ठंडा होना है, यानी डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। यदि पृथ्वी केवल जल से बनी होती या केवल स्थलीय भाग ही पृथ्वी पर होता तो शायद मानसून की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी में हम देखते हैं कि पृथ्वी का 71% भाग जल से बना है और 29% भाग स्थलीय है। तो जल और स्थल के अलग अलग ढंग से गर्म होने की प्रवृत्ति के कारण ही मानसून की उत्पत्ति होती है। ग्रीष्म काल में 21 मार्च के बाद जब सूर्य की इस उत्तरायण स्थिति होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकता है, या हम कहें कि 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है, तो स्थलीय भागों पर अत्यधिक तापमान के कारण हिमालय के आसपास निम्न दाब क्षेत्र होता है। दो निम्न दाब के क्षेत्र बनते हैं, एक बेकाल झील के पास और एक पश्चिमी पाकिस्तान में मुल्तान के पास। इसके विपरीत इस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल के कारण दक्षिणी हिंद महासागर तथा उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास एक उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। परिणाम स्वरूप उच्च दाब वाले क्षेत्रों से अर्थात महासागरीय भागों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों यानी स्थलीय भागों की ओर हवाएं चलने लगती हैं। क्योंकि ये हवाएं सागरीय भागों से आती हैं, इसलिए पर्याप्त आर्द्रता लिए हुए होती हैं और पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती हैं। जब निम्न दाब क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवा भूमध्य रेखा को पार करके फेरल के नियम अनुसार भूमध्य रेखा इसकी दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है, यानी दक्षिण पश्चिमी हवाओं से मिल जाती है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं कहते हैं। एशिया में भारत के दक्षिण में पहुंचने पर ये 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो देश के पूर्वी तथा मध्य उत्तरी भाग को प्रभावित करती है, तथा दूसरी अरब सागर की शाखा जो देश के दक्षिण पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी मध्यवर्ती भाग को प्रभावित करती है। इसके विपरीत स्थिति शीतकाल में होती है, यानी सूर्य की दक्षिणायन स्थिति में शीतकाल में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है।
इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। एशिया महाद्वीप पर बेकाल झील के पास इस समय और पाकिस्तान में पेशावर के पास 2 उच्च दाब क्षेत्र स्थापित हो जाते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल के कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण स्थलीय भागों से हवाएं सागर की ओर चलने लगती हैं। इन्हें उत्तर पूर्वी मानसून पवनें कहते हैं। स्थल से आने के कारण ये हवाएं शुष्क होती हैं और इनसे वर्षा नहीं होती। इस तरह पुरानी संकल्पना यानी तापीय संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति तापीय अंतर और उससे जनित वायुभार में अंतर के कारण मानी गई है। दूसरी मानसून की उत्पत्ति से जो संबंधित डायनामिक कॉन्सेप्ट या गतिक संकल्पना है, इस संकल्पना के अनुसार यदि हम तापीय संकल्पना को माने तो ग्रीष्मकाल में महाद्वीपों पर विकसित निम्न दाब का संबंध उच्च तापमान से होता है, तो कम से कम कुछ समय तक इसे अपने स्थान पर स्थायी रहना चाहिए। परंतु इस समय यदि हम दैनिक ऋतु मानचित्र को देखें, वेदर मैप को, तो ये स्थायी नहीं होते। इनमें अचानक और व्यापक परिवर्तन होते रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि निम्न दाबों का संबंध उच्च तापमान से न होकर दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ आने वाले अनेक चक्रवातों से भी होता है। अतः ग्रीष्मकालीन लो या हीट लो न होकर ये साइक्लोनिक लो होते हैं, चक्रवातीय निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं। मानसून हवाओं की वृष्टि प्रदान करने के सामर्थ्य को भी अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यदि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के ऊपर से आने के कारण ये हवाएं आर्द्रता से परिपूर्ण होती हैं, परंतु वर्षा मुख्य रूप से इन हवाओं के द्वारा तूफानों, चक्रवातीय या संवहनीय धारा क्रमों से होती है। तीसरा, यदि मानसून हवाएं थर्मल ओरिजिन की होती यानी तापजन्य होती तो वायुमंडल के ऊपरी भाग पर उनके विपरीत हवाओं का क्रम होना चाहिए। जैसे व्यापारिक हवाओं वाले भाग में ऊपर एंटी ट्रेड विंड्स या प्रति व्यापारिक पवनें चलती हैं, लेकिन कुछ मौसम वैज्ञानिकों ने क्षोभ मंडल और समताप मंडल में भी ऊपरी वायुमंडल में हवाओं के मौसमी विभिन्नताओं का अवलोकन किया है। इस तरह ऊपरी वायुमंडलीय हवाओं जिनकी दिशाओं में हम कहें कि मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है को ऊपरी वायुमंडलीय मानसून, अपर एयर मानसून या एरोलॉजिकल मानसून भी कहते हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर फ्लॉन ने मानसून की तापीय उत्पत्ति का खंडन करके गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि मानसून हवाओं की उत्पत्ति मात्र वायुदाब या हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक पवनों के मिलने से कन्वर्जेंस जोन या अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITC या अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं। इसकी उत्तरी सीमा को नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या NITC और दक्षिणी सीमा को SITC कहते हैं। ITC यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के मध्य डोलड्रम की मेखला होती है, जिसमें विषुवतरेखीय पछुआ पवनें चलती हैं। सूर्य की उत्तरायण स्थिति के समय NITC खिसककर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाता है, जिसके अंतर्गत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया आ जाता है। इन भागों में डोलड्रम की विषुवतरेखीय पछुआ पवनें स्थापित हो जाती हैं, जो कि गर्मी की दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें होती हैं। इस NITC के साथ अनेक वायुमंडलीय तूफानों का आविर्भाव हो जाता है, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह जाड़े में यानी शीत ऋतु में मानसून दक्षिणी गोलार्ध में स्थित निम्न दाब के कारण उत्पन्न नहीं होता, बस वास्तव में वायु दाब की पेटियाँ या वायु की पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसकने से उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की पुनर्व्यवस्था हो जाती है।
यानी सूर्य के दक्षिणायन होने पर दक्षिण पूर्वी एशिया से NITC हट जाता है और उस पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं का स्वाभाविक विस्तार हो जाता है। ये ही जाड़े की मानसून हवाएं होती हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति 1950 के बाद से भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे शोध कार्यों के फलस्वरूप निम्न तथ्यों का हमने अवलोकन किया है, जिससे हम मानसून की उत्पत्ति और क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ मानसून को समझ सकते हैं। पहला, हिमालय तथा तिब्बत पठार की स्थिति एक यांत्रिक अवरोध यानी मैकेनिकल बैरियर के रूप में उच्च तलीय ऊष्मा के स्रोत हाई लेवल हीट सोर्स की भूमिका अदा करता है। दूसरा, सरकमपोलर विल्स यानी परिध्रुवीय भंवर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर उच्च तलीय अर्थात क्षोभ मंडल में वायुराशि के चक्राकार परिसंचरण प्रतिरूप का निर्माण। थर्ड, हम कह सकते हैं उच्च तलीय क्षोभ मंडल में यानी क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में जेट स्ट्रीम का संचरण और उसकी स्थिति। चौथा, एशिया के वृहद स्थलीय भाग तथा हिंद महासागर के जलीय भाग के ऊष्मन हीटिंग और कूलिंग शीतलन में विभिन्नता। और फिफ्थ, हम कह सकते हैं एल नीनो यानी दक्षिणी दोलन एंसो परिघटना का प्रभाव। 1950 से पूर्व भारतीय मानसून की क्रियाविधि का संबंध मात्र हम धरातलीय पवन संचरण तथा तापजन्य उच्च दाब और निम्न दाब से जोड़ते रहे, परंतु क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर के मध्य व ऊपरी भाग में वायु संचरण के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि मानसून एक जटिल पवन परिसंचरण तंत्र है। ध्रुवों के ऊपर आर्कटिक वृत्त में धरातल पर वायु के ऊपर से नीचे उतरने और बैठने के कारण उच्च वायुदाब बनता है, जबकि ऊपर यानी क्षोभ मंडल में इस धरातलीय उच्च वायुदाब के ऊपर उच्च तलीय निम्न वायुदाब बनता है। इस प्रकार ध्रुवों के ऊपर उच्च तलीय परिध्रुवीय भंवर यानी सरकमपोलर विल का निर्माण होता है, जिसके कारण चक्रवातीय क्रम में हवाएं चक्राकार रूप में प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध के शीतकालीन मौसम में लंबी शीत ऋतु की रातों के कारण ऊपर स्थित वायु अत्यधिक ठंडी होकर भारी हो जाती है और आर्कटिक क्षेत्र में नीचे उतरने लगती है या बैठती है, जिसके कारण धरातल पर उच्च दाब बन जाता है। जबकि ऊपर से नीचे वायु के सरकने के कारण वायुमंडल के ऊपरी भाग में यानी क्षोभ मंडल में धरातलीय उच्च दाब के ऊपर निम्न दाब बन जाता है, क्योंकि ऊपरी वायु नीचे बैठ जाती है। इस उच्च तलीय निम्न दाब के चारों ओर हवा चक्रवातीय क्रम में भंवर के रूप में प्रवाहित होती है। एशिया के ऊपर इसकी दशा सामान्य रूप में पश्चिम से पूर्वी होती है। इस उच्च तलीय पवन संचरण के भूमध्य रेखा के ओर वाले भाग को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम में वायु का संचरण लहरदार यानी मोड़ बनाते हुए होता है। शरद काल में आर्कटिक उच्च तलीय भंवर उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक प्रबल और सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण उच्च तलीय पछुआ जेट स्ट्रीम की स्थिति 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य हो जाती है। इस परिध्रुवीय भंवर के कारण दक्षिण तक प्रसार के कारण इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस अपनी सामान्य स्थिति से थोड़ा दक्षिण में खिसक जाता है। उच्चतलीय पछुआ जेट स्ट्रीम की स्थिति दक्षिण एशिया में सामान्य रूप से क्षोभ मंडल में लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इसे यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम कहते हैं। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर तथा ध्रुवों पर और कम ऊंचाई पर होती है। उत्तरी गोलार्ध के शरदकालीन मौसम में इस उच्च तलीय पछुआ जेट स्ट्रीम का हिमालय और तिब्बत के पठार के यांत्रिक अवरोध के कारण बाइफर्केशन हो जाता है। उत्तरी शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में चापाकार रूप में पश्चिम से पूर्व तथा मुख्य शाखा तिब्बत पठार और हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होती है।
मुख्य शाखा यानी जेट स्ट्रीम अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के ऊपर से होकर चक्रवातीय मार्ग का अनुसरण करती है, अर्थात उसके मार्ग में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण मार्ग की दिशा की दाहिनी ओर प्रतिचक्रवातीय पवन संचरण होने लगता है। परिणाम स्वरूप जेट स्ट्रीम के दक्षिण में यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चिमी भाग के ऊपर वायुमंडल में 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक उच्च दाब बन जाता है और पवन संचरण यानी पवन में जो प्रवाह है प्रतिचक्रवातीय रूप में होने लगता है एवं हवा ऊपर से नीचे बैठने लगती है। इसके विपरीत हिमालय के दक्षिण में पछुआ जेट स्ट्रीम की मुख्य शाखा या मार्ग पर्वतीय अवरोध यानी हिमालय के अवरोध के कारण घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में यह चक्रवातीय वक्र के रूप में हो जाता है, जिसके कारण जेट स्ट्रीम के इस चक्रवातीय चापाकार मार्ग के उत्तर में अर्थात उस मार्ग की बाईं ओर तिब्बत के पठार पर ऊपरी वायुमंडल में पवन संचरण घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होने लगता है, अर्थात तिब्बत का पठार पर उच्च तलीय चक्रवातीय दशा बन जाती है। अब शरदकालीन और ग्रीष्मकालीन दशाओं में शरद काल में अर्थात अक्टूबर से फरवरी के मध्य उत्तरी ध्रुवीय उच्च तलीय भंवर के दक्षिण की ओर विस्तार के कारण जेट स्ट्रीम का विस्तार 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हो जाता है और हिमालय तथा तिब्बत के पठार के यांत्रिक अवरोध के कारण इस उच्च तलीय पछुआ जेट स्ट्रीम की दो शाखाएं तिब्बत पठार के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में हो जाती है। अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के ऊपर वायुमंडल में उच्च तलीय परिवर्तन मंडल या हम कह सकते हैं क्षोभ मंडल में उच्च दाब तथा प्रतिचक्रवातीय दशाएं स्थापित हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत खासकर उत्तर पश्चिमी भाग में हवा ऊपर से नीचे बैठने लगती है, जिसके कारण वायुमंडलीय दशा में स्थिरता आ जाती है यानी शुष्क तथा मौसम साफ हो जाता है। परंतु उच्च तलीय यानी ऊपरी वायुमंडल में जेट स्ट्रीम के कारण मौसम में सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की स्थिति इस पछुआ जेट स्ट्रीम के नीचे रहती है और ये जेट स्ट्रीम के साथ ही उसके प्रभाव से उसके नीचे पश्चिम से पूर्व दिशा में भूमध्य सागर के ऊपर होते हुए उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक आते रहते हैं। ये तूफान वाताग्री चक्रवात के रूप में इन्फ्रंटल साइक्लोन्स के रूप में न होकर लहरदार होते हैं और इनकी स्थिति सागर तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर होती है, जिनकी नीचे धरातल पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन संचरण होता है। यानी धरातलीय पवन संचरण कैसा है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। इनके आगमन पर अल्पकालिक वर्षा होती है तथा तापमान में अचानक गिरावट हो जाती है और इनके गुजर जाने पर मौसम पुनः साफ हो जाता है। सामान्य रूप से अक्टूबर से अप्रैल के मध्य में 4 से 8 चक्रवातीय लहरें प्रति माह आती हैं और इन चक्रवातीय लहरों से होने वाली अल्पकालिक हल्की वर्षा की पूर्वी सीमा बिहार के पटना तक रहती है। इसी समय इन दोनों क्षेत्रों के ऊपर उच्च तलीय दाब एवं प्रतिचक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती हैं जहां हवा नीचे बैठती है। परिणाम स्वरूप उच्च तलीय दाब और नीचे धरातलीय पवनें 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चक्रवातीय लहर की वायु ऊपर नहीं उठ पाती। परिणाम स्वरूप इन शरदकालीन चक्रवातीय लहरों से होने वाली अधिकांश वर्षा पर्वतीय होती है, क्योंकि ये हिमालय के सहारे अवरोध के कारण हवाएं ऊपर उठती हैं तमिलनाडु के तटीय भाग को छोड़कर। कुल मिलाकर शरदकाल में या शीतकाल में मौसम शुष्क एवं सर्द रहता है और तमिलनाडु तट पर इस समय वर्षा होती है, क्योंकि जब ये धरातलीय हवाएं बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती हैं तो अपने में पर्याप्त नमी भर लेती हैं और पूर्वी तट से टकराकर इनसे वर्षा होती है।
अप्रैल से सूर्य की उत्तरायण स्थिति यानी 21 मार्च के बाद प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण ध्रुवीय धरातलीय उच्च वायुदाब कमजोर होने लगता है, क्योंकि जो कि शरद काल में 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता था। उच्चतलीय ध्रुवीय भंवर उत्तर की ओर खिसकाव के कारण उच्चतलीय पछुआ जेट स्ट्रीम भी उत्तर की ओर खिसकने लगती हैं। इस तरह शीत वायु राशि यानी ध्रुवीय भंवर की गतिक शक्ति में शिथिलता आने लगती है, और जिस कारण वह पछुआ जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा यानी हिमालय के दक्षिण में उसको कायम नहीं रख पाती। अतः पछुआ जेट स्ट्रीम और उत्तर की ओर खिसक जाती है, यानी हिमालय और तिब्बत के उत्तर में खिसक जाती है। भारत से जेट स्ट्रीम का पूर्ण लोप मध्य जून या उसके बाद संभव होता है, और मार्च तथा मध्य जून तक का मौसम जेट स्ट्रीम के उत्तर की ओर खिसकाव तथा धरातलीय ताप दशा द्वारा प्रभावित होता है। अप्रैल और मई में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत पर सूर्यताप से धरातल के गर्म होने के कारण धरातल पर निम्न तापीय क्षेत्र बन जाता है या निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, ताप जनित निम्न दाब का क्षेत्र। परंतु जब तक इस धरातलीय निम्न दाब के ऊपर जेट स्ट्रीम की स्थिति बनी रहती है, तब तक वह अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत पर गतिक चक्रवात को कायम रखती है। इस उच्चतलीय उच्च दाब से नीचे बैठने वाली हवा धरातलीय तापीय निम्न दाब से वायु के ऊपर उठने को रोकती है, जिसके कारण मौसम गर्म और शुष्क बना रहता है। यही कारण है कि अप्रैल और मई में उच्च तापमान और वाष्पीकरण के बावजूद वर्षा नहीं हो पाती। मई मास में जब उत्तर पश्चिमी भारत शुष्क रहता है, म्यांमार में मानसून का आगमन हो जाता है। यहाँ पर हिमालय की पूर्वी सीमा के पूर्व में जो उच्चतलीय पछुआ जेट स्ट्रीम के कारण उच्चतलीय निम्न दाब का निर्माण होता है, जिसके कारण म्यांमार या बर्मा के दक्षिण से आने वाली हवा ऊपर दी जाती है, तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है, और इसका प्रभाव बांग्लादेश व भारत के सीमावर्ती भाग पर भी पड़ता है, जिससे के कारण हम कहते हैं कि मानसून पूर्व की वर्षा होती है। इस तरह मई में उत्तर पूर्वी एवं पूर्वी भारत में कुछ वर्षा होती है। जून के प्रथम सप्ताह तक भारत के ऊपर से पछुआ जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर खिसकने के कारण समाप्त हो जाती है। अब जेट स्ट्रीम की स्थिति तिब्बत के पठार के उत्तर में हो जाती है, और इसके प्रवाह मार्ग का वक्र शरदकालीन मार्ग के विपरीत हो जाता है। ईरान के उत्तरी भाग एवं अफगानिस्तान के ऊपर इस उच्च तलीय जेट स्ट्रीम का प्रवाह मार्ग चक्रवातीय मार्ग वक्र के रूप में भी होता है, जिसके कारण वायु के ऊपरी भाग में यानी क्षोभ मंडल में गतिक निम्न दाब तथा चक्रवातीय दशा बन जाती हैं। इस उच्च तलीय यानी ऊपरी वायुमंडल में स्थापित निम्न दाब की स्थिति भारत पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भाग तक हो जाती है, जिसके कारण धरातल पर पहले ही यहाँ तापीय निम्न दाब बन चुका होता है, और इस स्थिति कारण नीचे से हवा ऊपर तो उठती है। धरातलीय निम्न दाब के कारण ऊपर स्थित उच्च तलीय निम्न दाब से नीचे से ऊपर उठने वाली हवा को और अधिक खींचता है, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून का अचानक विस्फोट होता है, जिसे हम बस्ट ऑफ मानसून कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्मकालीन स्थिति की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत स्थिति होती है। यहाँ पर पोलर विल अधिक विकसित हो जाता है, और इसका विस्तार भूमध्य रेखा के करीब तक हो जाता है। परिणाम स्वरूप इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस भूमध्य रेखा के उत्तर में धकेल दिया जाता है। दक्षिण ध्रुवीय भंवर के इस प्रत्याकर्षण बल यानी पुश फैक्टर या धकेलने के प्रभाव के कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक वायु भूमध्य रेखा को पार करने पर विक्षेपक बल के कारण यानी कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण पश्चिम दिशा से होकर तेजी से भारत की ओर झपटती है। अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण का तीव्र गति से उत्तर की ओर बढ़ना दक्षिण से परिध्रुवीय भंवर यानी सरकम पोलर विल के द्वारा धकेलने के कारण ही संभव होता है, न कि उत्तर पश्चिमी भारत के धरातलीय तापजन्य निम्न दाब के
सक्शन या सकिंग के कारण। हाँ, ये संभव होता है कि इस निम्न दाब के कारण आईटीसी यानी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के उत्तर की ओर बढ़ने की गति कुछ तेज हो जाती है और इस आईटीसी में वाताग्रीय चक्रवात न होकर गतिजन्य लहरें होती हैं जो भारत के ऊपर आने पर साइक्लोनिक वोर्टाइसिस यानी चक्रवातीय भंवर के रूप में विकसित हो जाती हैं। भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा इन्हीं चक्रवातीय भंवर चक्रों के विकास चक्र के कारण होती है। अर्थात जब ये विकसित होते हैं तो तीव्र वर्षा होती है और जब इनका अवसान हो जाता है तो शुष्क मौसम हो जाता है और तब तक ये जारी रहता है जब तक कि नई चक्रवातीय भंवर की इस स्वरूप विकसित न हो जाए। भारत में मानसूनी वर्षा की मात्रा में भी बहुत स्थानिक और कालिक यानी स्पेशल और टेम्पोरल परिवर्तन पाए जाते हैं। इन परिवर्तनों के कारणों में उच्च दाब का या उच्चावच का या रिलीफ का प्रभाव सर्वाधिक होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा पश्चिमी घाट के अवरोध के कारण अचानक ऊपर उठती है और पश्चिमी घाट के शिखर के सहारे वृष्टि करती है। पश्चिमी घाट के पूर्व में जब ये नीचे उतरती है तो ये हवा नीचे उतरने के कारण गर्म हो जाती है और इसमें आर्द्रता की मात्रा कम होती है तथा कम वर्षा होती है और ये क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शेडो एरिया के रूप में विकसित हो जाता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा को हिमालय दो रूपों में प्रभावित करता है। पहला तो पर्वतीय अवरोध के कारण वायु जो है ऊपर उठती है और पर्याप्त वृष्टि करती है। दूसरा, पर्वतीय अवरोध के कारण वायु पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, यानी ये चैनलिंग इफेक्ट का भी कार्य करती है, जिसके कारण मानसून पवनें गंगा घाटी से की पश्चिम तक पहुंच जाती हैं और उत्तर पश्चिमी भाग तक वर्षा करती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग यानी थार के रेगिस्तान तथा पाकिस्तान के समीपी भाग में धरातल पर सबल तापीय निम्न दाब के बावजूद न्यूनतम वर्षा होती है। सामान्य रूप से इसका कारण अरावली पहाड़ियों की स्थिति जो कि अरब सागरीय मानसून के समानांतर होती है बताया जाता है, परंतु इसका कारण ये भी है कि मानसून प्रवाह की मोटाई यहाँ पर धरातलीय तापीय निम्न दाब के ऊपर उच्च तलीय गतिजन्य प्रतिचक्रवातीय दशा पर भी के कारण भी होती है, जिसके कारण हवा का तेजी से ऊपर उठना संभव नहीं होता और जब कभी ये उच्च तलीय उच्च दाब पश्चिम की ओर खिसक जाता है तो मानसून हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं और घनघोर वर्षा करती हैं। इसी तरह से भारतीय मानसून पर तिब्बत का पठार और मोनेक्स यानी मानसून एक्सपीडिशन शुरू हुआ, जिसने तिब्बत के पठार का भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं क्रियाविधि पर प्रभाव एवं नियंत्रण की हमने विवेचना की है। इसके अलावा भारतीय मानसून यानी भारतीय मौसम विभाग जो है मानसून की उत्पत्ति और उसकी क्रियान्विति के लिए 27 ऐसे प्रतिचरों को उत्तरदायी मानता है और उसके आधार पर मानसून के विचलन और प्रभावी मानसून की भविष्यवाणी करने में सक्षम हुआ है। इससे पहले हमने भारतीय वर्षा की विशेषताएं पढ़ी थी और मानसून के जो ऋत्विक विशेषताएं हैं उसका उल्लेख हमने किया था। मैंने शायद PDF के नोट्स के रूप में आपको ये जानकारी उपलब्ध कराई थी। तो मानसून की उत्पत्ति पर तापीय कारकों के अतिरिक्त गतिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आपको इसमें से कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप इसे मैसेज कर भी मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको और अधिक अच्छे ढंग से आपको इसे समझा सकूं।